नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे पहला व्याकरण पाठ संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग संज्ञा शब्द का अर्थ समझेंगे। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के योग से बनी है संज्ञा, और संज्ञा का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक या वस्तुनिष्ठ ज्ञान कराने वाला। अगर सम्यक या वस्तुनिष्ठ शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ता है तो सीधी भाषा में, सरल भाषा में, जैसे ही आप कोई शब्द सुनते हैं और आपके दिमाग में उस शब्द से जुड़ा कोई चित्र उपस्थित होता है तो वो संज्ञा शब्द कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा महात्मा गांधी, तो आपके दिमाग में अगर महात्मा गांधी की फ़ोटो आती है तो वही संज्ञा है। अर्थात किसी भी चीज़ का नाम जिसको सुनते ही आपके दिमाग में उससे जुड़े कुछ चित्र उभरते हैं, उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा का शाब्दिक या लिटरल मीनिंग है। संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ संज्ञा। देखिए, आपने बहुत तरीके की परिभाषाओं को पढ़ा होगा, लेकिन सिंपल परिभाषा कुछ इस प्रकार की बनती है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो या किसी भी प्रकार का गुण हो, अगर उसका नाम है तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास कंप्यूटर है, एक लाइट जल रही है, बगल में घड़ी है, कुछ किताबें हैं, तो ये सब चीज़ों के नाम हैं और नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, अगर उसका नाम है, आप उसको नाम से पुकारते हैं तो उसे ही आप संज्ञा कहेंगे, और संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा के भेद, ये विवाद का विषय है। कुछ व्याकरण की किताबों में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 संज्ञा समाहित रहती है, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक को वस्तुवाचक भी कह देते हैं और समूहवाचक को कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो समुदायवाचक भी कहते हैं। तो संज्ञा के कहीं कहीं पर आपको 3 भेद मिलेंगे और कहीं कहीं पर 5 भेद मिलेंगे। यहाँ देखिए, ये सब इंडिपेंडेंट है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक या वस्तुवाचक। तो संज्ञा के आपको 2 भेद मिलते हैं। व्याकरण की अलग अलग किताबों में अलग अलग भेद हैं, लेकिन आप 5 भेद माने तो ज़्यादा प्रॉपर होगा। संज्ञा के भेद को समझने का सरल और आसान तरीका, संज्ञा को हम लोग 2 भेदों में बांट सकते हैं। मतलब संज्ञा के जितने भेद है उसे 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें जितने भी संज्ञा आते हैं सब की कोई ना कोई फिजिकल आइडेंटिटी है, उसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये वस्तु से जुड़ा होता है, व्यक्ति से जुड़ा होता है, जगह से जुड़ा होता है या जीव से जुड़ा होता है। इन सब की फिजिकल आइडेंटिटी होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा एकमात्र ऐसी संज्ञा है जिसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। इसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, ना आप इसे छू सकते हैं, ना आप इसे देख सकते हैं, ना आप इसे कैरी कर सकते हैं। आप इसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम भी है भाववाचक, भाव से जो पता चलता है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका जो भी एग्जाम्पल होगा उसे केवल और केवल आप महसूस करेंगे, इसकी कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी
नहीं होती। अब हम लोग अगर संज्ञा के भेद पर विचार करें तो सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अगर डेफिनेशन को देखें तो ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो इस ब्रह्मांड में केवल एक ही हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। याद रखिएगा, पूरे यूनिवर्स में वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, अंग्रेजी में जब प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो सेंटेंस के बीच में भी आप कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज कमेंस विथ और ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। यहाँ देखिए, पहला चित्र है महात्मा गांधी का। ये पूरे यूनिवर्स में एक ही हैं। ये पृथ्वी का है, ये पूरे यूनिवर्स में एक ही है। ताजमहल ये पूरी दुनिया में एक ही है और सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है। आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान हैं अपनी तरह के। तो इस दुनिया में जो सिर्फ एक होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही जैसा पता चल रहा है, जाति। अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदू धर्म के वैश्य जाति का हूँ, कोई ब्राह्मण जाति का होगा, कोई मुस्लिम जाति का होगा, कोई क्रिश्चियन जाति का होगा, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग होते हैं। तो जाति में एक लोग नहीं होते या एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसीलिए इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखते समय एक बात और आप लोगों को ध्यान देनी है कि कुछ बच्चे जाति लिखते समय ऐसे लिख देते हैं, ता में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, दीर्घ ई का, जो गलत है। इसका मतलब हो गया सीता जाति है, रमा जाति है। जब भी आप जाति लिखेंगे तो जाति में हमेशा ता में छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग कीजिएगा, तभी जाकर वो जाति कहलाएगी। जाति को अंग्रेजी में कास्ट भी कहते हैं और कास्ट में एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि लोगों का पूरा समूह होता है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। देखिए, ये बहुत होते हैं दुनिया में। जैसे मैं कहूँगा शहर, तो इस दुनिया में कितने शहर हैं? अनगिनत शहर हैं। गांव अनगिनत है, नदियाँ अनगिनत है। वैसे ही जब बहुतों के बारे में पता चलता है, इसके डेफिनेशन को देखिए, जिस शब्द से उसी प्रकार के समस्त वस्तुओं प्राणियों का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा फूल, तो फूल कई तरह के होते हैं। यहाँ देखिए, फूलों के बहुत सारे प्रकार है, तो ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा सब्जी, तो सब्जी में बहुत प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, इसीलिए ये कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पेड़, तरह तरह के पेड़ होते हैं, पेड़ों के प्रकार होते हैं, पेड़ों की जातियाँ होती हैं, इसीलिए ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक बार और ब्रीफली समझा रहा हूँ। जाति अर्थात अनेक, व्यक्ति अर्थात एक। याद रखिएगा, जितनी भी संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं उन सभी संज्ञाओं में केवल जातिवाचक संज्ञा ही ऐसी होती है जो काउंटेबल होती है, अर्थात जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और जो 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अपने आप में अकेला ही होता है। इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा को कहीं कहीं पर समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कन्फ्यूजन में मत पड़ जाइएगा। अगर एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है कि समुदायवाचक संज्ञा क्या है, तो आप समूहवाचक संज्ञा के सेंस में ही इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। इसके डेफिनेशन को अगर हम लोग पढ़ें तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से जब किसी प्रकार के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा सेना, तो अब एक सिंपल सी बात देखिए, अगर मैंने कहा सेना, तो सेना में कितने सैनिक होते हैं? एक सैनिक होता है क्या? नहीं। सेना मतलब बहुत सारे सैनिकों का समूह। तो सेना जो है वो अपने आप में एक समूह वाला शब्द है। मैंने कहा पक्षियों का झुंड, पक्षियों का दल, तो देखिए यहाँ पर एक पक्षी नहीं है, बहुत है,
तो दल क्या हो जाएगा? एक ऐसा शब्द है जो बहुतों के बारे में बता रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा भीड़, तो भीड़ कितने लोगों की होगी? एक लोगों की तो भीड़ हो नहीं सकती, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, तो भीड़ समूहवाचक शब्द। मैंने कहा कक्षा, कक्षा अर्थात ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसीलिए। मैंने कहा गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो उसमें बहुत सारी चाबियां हैं, तो गुच्छा, तो चाहे गुच्छा हो, कक्षा हो, भीड़ हो, दल हो, झुंड हो, टीम हो, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं, ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जब आप लिख रहे होंगे तो याद रखेंगे म में हमेशा बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ का ही प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चे समूह में ह्रस्व ऊ का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। समूह में हमेशा दीर्घ ऊ का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य से हम लोगों को ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये किसी प्रकार के मटेरियल का जिक्र कर रहा है। द्रव्यवाचक का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं वस्तुवाचक, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना कि द्रव्यवाचक। परीक्षा में अगर वस्तुवाचक आ जाता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति में ना पड़े, द्रव्यवाचक के सेंस में ही उसे लें। इसमें क्या होगा, जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो अथवा जिस शब्द से उस पदार्थ या सामग्री का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है लोहा। लोहा क्या है? लोहा अपने आप में एक मटेरियल है, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। मैंने कहा दूध, ठीक है, तो दूध के क्षेत्र में दो कंडीशन बन रही है, या तो हम इसे नाप कर लेते हैं और ये एक प्रकार का मटेरियल है, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी सेंस में लीजिए सोना, ये वजन से मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से कह रहा हूँ, याद रखिए, जो भी ऐसा पदार्थ, जो भी ऐसा शब्द जब आप सुनते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें नाप तोल से मिलती हैं, तो वो कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, या जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे मैंने कहा दरवाज़ा, तो दरवाज़ा श्योर किसी न किसी लकड़ी से बनी होगी या लोहे की बनी होगी, ठीक है, तो ये लकड़ी कहलाएगी मटेरियल या लोहा कहलाएगा मटेरियल। ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंतिम संज्ञा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। ये अदृश्य है, और यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं वो भी अदृश्य टाइप की है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप बूढ़ा व्यक्ति को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके बुढ़ापे को नहीं। आप बूढ़ा को देख रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति को छू रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे को नहीं। आप बच्चे को तो देख सकते हैं, लेकिन बचपन को नहीं। आप बचपन को छू नहीं सकते, बचपन को कैरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप सुख, ये क्या है? इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, ये केवल और केवल महसूस की जाने वाली चीज़ है। जैसे ममता, ममत्व या ममता आप केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ममता है, लेकिन ममता ऐसी है, आप इसे छू लेंगे, उसे अपनी जेब में भर लेंगे तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार से महानता, आप महानता को भी केवल समझने के सेंस में ले सकते हैं, उसकी कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे कि हवा को भी तो हम लोग नहीं देख पाते, तो क्या ये हवा भाववाचक संज्ञा में आएगी? नहीं, हवा भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी। भले ही हम लोग हवा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है, उसका वजन होता है, उसका प्रेशर होता है, इसलिए हवा भाववाचक संज्ञा में नहीं आ सकती। भाववाचक संज्ञा में वही शब्द आते हैं जो हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। हम लोग ऐसे शब्द को या ऐसे भाववाचक संज्ञाओं को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही कैरी कर सकते हैं। वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। मेरे विषय में, अगर मैं अपने विषय में कुछ बताऊं तो उसी में सभी प्रकार के संज्ञाओं का समावेश है। जैसे मेरा नाम अविनाश रंजन गुप्ता है,
तो देखिए अविनाश रंजन गुप्ता मैं दुनिया में अकेला हूँ अपने टाइप का, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, इस दुनिया में मैं तो एक शिक्षक हूँ लेकिन शिक्षक बहुत सारे हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो देखिए कक्षा में तो एक बच्चे होते नहीं हैं, बच्चों का समूह होता है, छात्रों का समूह होता है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। और उन छात्रों से बहुत स्नेह भी करता हूँ। अब स्नेह करता हूँ, स्नेह की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, स्नेह को मैं दिखा नहीं सकता, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि देखो ये स्नेह है, ये केवल कल्पना या केवल महसूस की जा सकती है, तो ये भाववाचक संज्ञा। शिक्षक दिवस पर 10वीं के छात्रों ने लकड़ी से बनी एक कलम मुझे उपहार स्वरूप भेंट की थी, तो लकड़ी अपने आप में एक मटेरियल है, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए जब मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ तो उसी में 5 प्रकार के संज्ञाओं का समावेश हो गया। इसी तरीके से आप भी दिन भर इतने सारे वाक्य बोलते हैं, इतने सारे सेंटेंस बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे संज्ञाओं का प्रयोग आप करते हैं। अगर आप केवल अपनी बोल चाल में ध्यान दें तो संज्ञा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। संज्ञा के विषय में देखिए, संज्ञा को याद रखने का एक आसान सा तरीका है। अगर आप ये जुमला याद कर लें, व्यक्ति एक है अर्थात व्यक्तिवाचक में एक होता है, जाति अनेक है अर्थात जातिवाचक में अनेक होता है, नाप तौल है द्रव्य। नाप तौल वाली वस्तु के बारे में जब आपको पता चलता है तो उसे आप समझ लीजिए द्रव्य। समूह में दल झुंड गिरोह, समूहवाचक में हमेशा दल झुंड या गिरोह के ही ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। जिसे ना देख छू पाए वह कहलाए भाव, और जिसको आप ना देख पाएंगे ना छू पाएंगे केवल महसूस कर पाएंगे वो कहलाएगा आपका भाववाचक। तो ये संज्ञा के विषय में है। अगर आप इस जुमले को याद कर लेते हैं, इस वाक्य को याद कर लेते हैं तो संज्ञा आपको और भी आसानी से समझ में आने लगेगा। संज्ञा की पहचान, कभी कभी व्याकरण इकाइयों में पद परिचय में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि संज्ञा पद कौन सा है, तो ऐसे में संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या और कौन। कौन के ये विविध रूप है जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, कौन के ही ये परिवर्तित रूप है, कौन किसको और किसे। इसका उत्तर जब आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वही संज्ञा है। जैसे मैंने रोटी खाई, अब सवाल उठेगा कि मैंने क्या खाया, रोटी खाई, तो रोटी संज्ञा हो गया। रोहन दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, रोहन, संज्ञा हो गया। राजेश ने मेरी किताब उठाई, किसने मेरी किताब उठाई, राजेश ने, हो गया। अंधे व्यक्ति की मदद करो, अंधे व्यक्ति की मदद करो, किसकी मदद करो, अंधे व्यक्ति की मदद करो, तो अंधा व्यक्ति हो जाएगा संज्ञा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या और कौन के ये परिवर्तित रूप हैं। इनका उत्तर जब आपको मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ संज्ञा का प्रयोग हुआ है और वही संज्ञा शब्द। कभी कभी आपने विकारी शब्द सुना होगा। ये विकारी शब्द क्या होता है या संज्ञा को विकारी शब्द क्यों कहते हैं, ऐसे सवाल भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो विकारी होता है उसका अर्थ होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोड़ देने के बाद सभी लगभग परिवर्तनशील होते हैं। हालांकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आप थोड़ा मोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे सूर्य, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कुछ लोगों ने इसे बना दिया सूर्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी बदलाव की गुंजाइश है लेकिन बहुत कम अन्य संज्ञा शब्दों की तुलना में। तो विकारी कहने का मतलब हुआ चेंजेबल, और संज्ञा जो होता है वो विकारी शब्द होता है। जैसे लड़का, ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है लेकिन इसके रूप बदल रहे हैं। हम लोग लड़के का भी प्रयोग करते हैं, लड़कों का भी प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से इसका रूप बदल गया। ठीक है। हम लोग देखते हैं पहाड़, जातिवाचक संज्ञा, तो पहाड़ का क्या हो गया, पहाड़ों हो गया, पहाड़ी हो गया, पहाड़ियाँ हो गया। इस तरीके से जब शब्द में बदलाव आता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। सर्वनाम भी विकारी है,
उस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि संज्ञा को विकारी शब्द क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि विकारी अर्थात चेंजेबल अर्थात परिवर्तनशील। संज्ञा विकारी शब्द होता है, वो लिंग के आधार पर बदल सकता है, वचन के आधार पर बदल सकता है, इसीलिए हम लोग संज्ञा को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है, लिंग के आधार पर ये लड़की हो जाएगा और वचन के आधार पर लड़के हो जाएगा, परिवर्तनशील है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा है लेकिन वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूपांतरित हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, नेताजी एक यहाँ शब्द है। नेताजी कहने का मतलब है सिंपल एक पॉलिटिशियन, ये जातिवाचक शब्द था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया है और हम लोग 23 जनवरी नेताजी जयंती, जिसे अभी पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाने लगा है, इससे पहले हम लोग कहते थे नेताजी जयंती। तो यहाँ पर नेताजी जयंती कहने का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिशियन डे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कल प्रदेश के नेताजी भाषण देंगे, तो यहाँ पर प्रदेश के नेताजी मतलब एक पॉलिटिशियन, लेकिन फेमसली क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया है और नेताजी अर्थात अ पॉलिटिशियन। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं जातिवाचक शब्द भी कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई महात्मा आए हैं। महात्मा, महात्मा अर्थात महान आत्मा है जिसकी, वह अर्थात बहुत ही अच्छा मनुष्य, महान पुरुष। लेकिन महात्मा गांधी जी के संदर्भ में भी आता है। भले ही महात्मा यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण हो जाता है। इसके विपरीत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का रूपांतरण होता है। कैसे? देखिए, आज भारत में अनेक जयचंद है। जयचंद एक राजा था जो देशद्रोही निकला और उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो जयचंद अपने ज़माने का एक देशद्रोही राजा था। जयचंद एक देशद्रोही राजा, लेकिन यहाँ इस वाक्य में देखिए, आज भारत में अनेक जयचंद है, अर्थात आज भारत में बहुत सारे देशद्रोही हैं। तो जयचंद पहले हुआ करता था व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये देशद्रोही निकल गया और अब देशद्रोहियों के लिए भी जयचंद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में हरिश्चंद्र हैं ही नहीं। हरिश्चंद्र एक थे राजा हरिश्चंद्र, ये एक परमदानी राजा हुआ करते थे, ठीक है। और आज हमारे देश में हरिश्चंद्र हैं ही नहीं, अर्थात उपकारी व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है। संज्ञा के कुछ रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ संज्ञा। देखिए, याद रखिएगा, संज्ञा शब्द जो है सम प्लस ज्ञा के योग से बना है और इसका अर्थ होता है सम्यक या वस्तुनिष्ठ ज्ञान कराने वाला, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही डिस्कशन कर रखा है। दूसरा है वाचक। हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सभी में वाचक शब्द सुना। लेकिन वाचक शब्द का अर्थ क्या है? वाचक शब्द का अर्थ है जिससे पता चले। जैसे जाति के बारे में जिससे पता चलता है वो जातिवाचक, भाव के बारे में जिससे पता चलता है वो भाववाचक, द्रव्य के बारे में जिससे पता चलता है वो द्रव्यवाचक। इसीलिए सभी संज्ञाओं में वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। वाचक शब्द संश्लिष्ट है, जुड़ा हुआ है, अर्थात जिससे पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है, ये सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। याद रखिएगा, जैसे आप हैं तो आपका कोई बहुवचन हो ही नहीं सकता है। हिमालय, वो तो दुनिया में एक ही है, तो ये तो सामान्य सी बात है कि जो दुनिया में एक होगा उसका दूसरा होगा नहीं, तो वो हमेशा एक वचन में ही होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। समूहवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। देखिए, समूहवाचक में
जितने भी शब्द आएंगे वो बहुवचन में ही होंगे। जैसे यहाँ लिख दिया जा रहा है भीड़, तो भीड़ एक नहीं है, बहुवचन है। आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते, आप भीड़ों नहीं कर सकते, भीड़ें नहीं कर सकते, ये अपने आप में बहुवचन है। जैसे दल, ये दल अपने आप में बहुवचन है। उसी प्रकार समाचार, क्या समाचार है, तो ये समाचार भी है अपने आप में बहुवचन। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, वैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया लकड़ी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका बहुवचन अगर हम लोग बना देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? लकड़ियाँ बहुवचन बन गया। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन होते ही वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब देखिए, लकड़ी तो द्रव्य था, लेकिन लकड़ियाँ, लकड़ियों की जाति के बारे में बता रहा है कि ये हो सकता है एक आम की लकड़ी हो, फिर हो सकता है एक गम्हार हो, एक सागवान हो की लकड़ी हो, तो तरह तरह की लकड़ियों के बारे में बता रहा है। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा का जब आप बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो बहुवचन होगा ही नहीं, समूहवाचक संज्ञा ऑलरेडी बहुवचन वाले शब्द ही होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में ही होता है, और अगर आप उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा से हटकर जातिवाचक संज्ञा की हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। सामान्यतः भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते। देखिए, भाववाचक है तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे सुख, आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में आप कभी कभी इसका बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन वो भी मानक होगा या नहीं होगा, ये उसके प्रयोग पर आधारित होता है। अब देखिए, केवल जातिवाचक संज्ञाएं ही गणनीय हैं। गणनीय अर्थात काउंटेबल, और अगणनीय संज्ञा होती है, मतलब आप जातिवाचक संज्ञा को ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा और जितने भी संज्ञा होते हैं वो तो नॉर्मली एक वचन में होते हैं, या उसका रूप ही बहुवचन का होता है, या अगर आप उसे बहुवचन बनाने का प्रयास करते हैं तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं कहूँगा नदियाँ, तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी सारी नदियाँ हैं। मैं कहूँगा जानवर, तो कितने सारे जानवर हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये काउंट कर पाइएगा। तो अगणनीय, अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतना सारा है वो। तो याद रखिएगा, जितनी भी संज्ञा हैं केवल आप काउंटिंग कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञाओं को ही, कॉमन नाउन को ही। संज्ञा के कुछ अभ्यास कार्य यहाँ दिए गए हैं, आप इन अभ्यास कार्यों को करने की कोशिश कीजिए, कमेंट में इसके आंसर्स लिखिए। और हाँ, अगर आपको संज्ञा से जुड़ा फिर भी कुछ डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मेरा ये मानना है कि ऐसा पढ़िए कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।